हेलो दोस्तों, हमारे इस नए चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। लॉकडाउन की मार, मनरेगा में काम करने वालों में बीए, एमए, बीएड पास भी शामिल हैं। लॉकडाउन ने किस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई और किस 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 तरह के लोग इसकी चपेट में आए हैं, यह उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वालों को देखने से साफ हो जाता है। अकुशल मजदूरों के लिए बनी इस योजना में अब काम मांगने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और मैनेजमेंट तक की पढ़ाई करने वाले शामिल हैं। मनरेगा में एमए पास। एनडीटीवी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में बसे जुनैदपुर में रोशन कुमार से मुलाकात की, जो उस समय मनरेगा के तहत एक खेत में काम कर रहे थे और गड्ढे खोद रहे थे। रोशन कुमार एमए पास हैं। एमए पास रोशन कुमार ने कहा, मैं कुछ दिन पहले तक दिल्ली में अच्छी नौकरी करता था और सम्मानजनक पैसे कब पाता था। लॉकडाउन में वह बंद हो गया और अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। रोशन कुमार उन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में से हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने तकरीबन 30 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिया है। इनमें वे भी शामिल हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौट गए हैं। सत्येंद्र कुमार बीए पास हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, मैं बीए पास हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिली। अंत में मुझे 8,000 रुपये की नौकरी मिली, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वह भी नहीं रही। ऐसे में मैं अपने गांव लौट आया। ग्राम प्रधान ने मनरेगा में काम ढूंढने में मेरी मदद की। मनरेगा मजदूर एमए, बीएड। इसी तरह सुरजीत कुमार एमए के साथ बीएड भी हैं, लेकिन उन्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने मनरेगा में काम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह यह काम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला। लॉकडाउन के पहले जुनैदपुर में रोजाना 20 लोग मनरेगा में काम करते थे। अब यह संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। इसमें लगभग 20% ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह ने कहा, जिन लोगों की नौकरी लॉकडाउन में चली गई और गांव लौट आए, वे भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। 14 करोड़ मनरेगा कार्ड। देश में लगभग 14 करोड़ लोगों के पास मनरेगा कार्ड है। यदि हर किसी को साल में 100 दिन रोजगार दिया जाए तो सरकार को 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा ने एनडीटीवी से कहा, केंद्र सरकार यह चाहती है कि मनरेगा कार्ड वाले हर आदमी को काम मिले, तो उसे और पैसे देने चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि मनरेगा कार्ड वाले हर आदमी को साल में कम से कम 100 दिन काम जरूर मिले। बता दें कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से लगभग 35 लाख लोगों ने मनरेगा कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते महीने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस साल के बजट में पहले से ही इस मद में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आइए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देश भर में बंद पड़े आधार केंद्र को खोल रहा है यूआईडीएआई। अब तक 14,000 सेंटर खोले गए। ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट। यूआईडीएआई इज ग्रेजुअली ओपनिंग आधार सेंटर्स। अगर आप अपने आधार पर मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि अपडेट करवाने की सोच रहे हैं, तो आसानी से अपॉइंटमेंट लेकर अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। आधार केंद्र में जाकर आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और आपका काम हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शनिवार को जानकारी दी है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद धीरे धीरे भारत में सभी आधार केंद्रों को खोला जा रहा है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि आधार सेवा केंद्र पर जाने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बीते कई दिनों से बंद पड़े आधार केंद्र को खोलने की प्रक्रिया के तहत अब तक 14,000 आधार केंद्रों को खोला जा चुका है। अब आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जोनस साक उन लोगों में से हैं जिनका एहसान पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं उतार सकती।
पोलियो वैक्सीन बनाने वाले जोनास सांक ने कभी इसे पेटेंट नहीं करवाया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, क्या कोई सूरज को भी पेटेंट करवा सकता है? 19वीं सदी आधी बीतने वाली थी और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से गुजर रही थी। कहा जाता है कि उस समय अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 2 युद्ध लड़े। विश्व युद्ध में अमेरिका ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी और उसमें वह भी जीत भी गया था। लेकिन दूसरा युद्ध ऐसा था जिसमें अमेरिका बहुत बुरी तरह से हार रहा था। उसका दूसरा युद्ध पोलियो से था। पोलियो भी एक वायरस से फैलता है। वायरस भी इतना कि आदमी की मूँछ के बाल की मोटाई से लगभग 10,000 गुना छोटा। यही वायरस आदमी की मूँछों को लांघते हुए मुंह या नाक से शरीर के अंदर घुस जाता है और महामारी का रूप धारण कर लेता है। हालांकि पोलियो का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 20वीं शताब्दी से पहले इंसान इस वायरस के बारे में अधिक नहीं जानता था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में मिली पेंटिंग्स में भी लकवे से ग्रसित पतले पैरों वाले लोगों का चित्रण मिलता है। लेकिन पोलियो वायरस को इरविन पोपर नामक वैज्ञानिक ने पहली बार सन 1909 में कोशिकाओं से अलग किया था। इसके बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजालिंड फ्रैंकलिन ने इस वायरस की संरचना की खोज की। सन 1900 तक पोलियो काफ़ी शांत था, मगर इसके बाद यूरोप में यह महामारी बार बार फैलने लगी। सन 1910 के बाद इस महामारी का प्रकोप फैलना आम बात हो गई। अमेरिका में सन 1940 और 1950 के दशक में यह चरम पर था। इस दौर में हर साल पूरे विश्व में लगभग 5 लाख लोग या तो अपंग हो जाते या मौत के मुंह में चले जाते। यह संख्या उस समय की वैश्विक जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी अधिक थी। सन 1910 के बाद ही पूरे संसार में पोलियो का इलाज खोजने के प्रयास शुरू हो गए। इसी बीच तमाम थेरेपी दवाओं या उपचारों का परीक्षण किया गया। इसी समय वेंटिलेटर का प्रारंभिक संस्करण भी विकसित किया गया, जिससे बच्चों को कृत्रिम रूप से सांस लेने में सहायता करने के लिए बनाया गया था। इन प्रयासों ने लोगों की जानें तो बचाई, लेकिन पोलियो की महामारी के सामने ये प्रयास बौने साबित हो रहे थे। समय के साथ जब विज्ञान ने प्रगति की और वायरसों के संबंध में इंसानी समझ और मजबूत हुई, तो पोलियो वायरस की वैक्सीन खोजने के प्रयास शुरू हो गए। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक पोलियो वैक्सीन बना पाने में सफलता नहीं मिल पाई। सन 1934 में सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क का एक लड़का इस अबोझ दुनिया में अपना हिस्सा पाने की चाह में भटक रहा था। पढ़ाई में तेज जोनास सांक एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि वे एक डॉक्टर बने। बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जोनास सांक अपनी मां के साथ एक भावनात्मक विवाद में हार गए। एक सफल वकील बनने की चाह वाले लड़के ने मां के कहने पर मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अब वह लड़का कुछ और करना चाहता था। अच्छे अंकों से पास होने के बाद भी जोनास सांक ने अस्पताल में डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुना। वह लड़का चाहता था कि वह अस्पताल में बैठकर एक एक मरीज को ठीक करने के बजाय कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया के मरीजों को उससे मदद पहुंचे। इस तरह की बड़ी इच्छाएं युवावस्था में अक्सर ही कई लोगों के मन में होती थीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सही रास्ते नहीं मिलते। जोनास सांक भी अस्पताल में डॉक्टरी करने का मौका छोड़कर अपने लिए नए रास्ते तलाशने लगे। इस बीच इस तेज तर्रार युवा को तमाम भटकाव और लुभावने मौके मिले, मगर कहीं उसका मन नहीं लगा। जोनास सांक के सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थॉमस फ्रांसिस के साथ 2 महीने का शोध कार्य। थॉमस फ्रांसिस ने हाल ही में इस विश्वविद्यालय में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने हाल ही में टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज भी की थी। बस इन्हीं 2 महीनों में जोनास ने अपनी मंजिल को तय कर लिया। इसके बाद सन 1947 में जोनास सांक ने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में नौकरी शुरू की और यहीं अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। यह भी एक संयोग है कि नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस के निदेशक हैरी वीवर ने जोनास सांक से संपर्क स्थापित किया। उस समय तक वैज्ञानिक पोलियो के 3 प्रकार के वायरसों के बारे में ही जानते थे। हैरी वीवर चाहते थे कि जोनास सांक यह जानने की कोशिश करें कि क्या पोलियो के अन्य प्रकार के वायरस भी मौजूद हैं। इस काम के लिए जोनास को उपकरण और आवश्यक धन उपलब्ध कराया गया। बाद में जोनास सांक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा चलाए गए पोलियो प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। इसी समय जोनास ने पोलियो की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। यह सब बस एक क्रम में होता गया। इस प्रकार जोनास सांक ने पोलियो की वैक्सीन विकसित की।